जी क्लास रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, ये अब हमारा सेकंड लास्ट प्रोसेस है। इसको आज हम देखेंगे। जैसे कि हमने अदर सॉफ्टवेयर के प्रोसेस मॉडल्स देखे हैं, तो आज जो हम सॉफ्टवेयर का प्रोसेस मॉडल कवर करेंगे दैट इज़ दी रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। इसको रप भी बोलते हैं, ठीक है, एंड इट स्टैंड्स फॉर दी रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। तो इस प्रोसेस मॉडल में जो है ये बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स को फॉलो करता है, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स को बनाना होगा, ठीक है, ऐसे वो मॉडल्स होते हैं जैसे फॉर जिनमें ऑब्जेक्ट्स आपके इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको दूं कि एक क्लास है, ठीक है। एक क्लास के अंदर जो एक स्टूडेंट है वो उसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे क्लास के अंदर 3-4 अगर स्टूडेंट्स हैं तो उसके 4 ऑब्जेक्ट्स हैं क्लास के, ठीक है। तो इस तरह हर चीज़ जो है वो एक ऑब्जेक्ट होती है, तो और उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर एक स्टूडेंट है तो वो क्या कर सकता है कि पेपर दे रहा है, ठीक है, एग्जाम दे रहा है, ठीक है, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इनरोलमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई इनरोलमेंट हो रही है किसी स्टूडेंट की। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं आपकी उसमें ऑब्जेक्ट के फंक्शंस में आ जाती हैं, ठीक है। ये जैसे आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आप लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ी है ना, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो भी। तो आप लोगों को इसी तरह अगर आप लोगों ने कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना हो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह, तो वो उस तरह के मॉडल्स को डील करने के लिए हम लोग रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। It is also known as the Unified Process Model. It is created by the Rational Corporation and is designed and documented using UML, ठीक है, UML लैंग्वेज, जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो हम आगे जाके अपनी जैसे ही हमारा बस इसके बाद एक प्रोसेस मॉडल रह जाएगा दैट इज़ द एजाइल, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द यूएमएल डायग्राम्स, ठीक है, जिसके अंदर मैं अब आपको बताऊंगी कि जैसे हमने बताया था कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एनालिसिस होता है, फिर डिज़ाइनिंग फेज आता है। तो डिज़ाइनिंग में हम उनकी डायग्राम्स बनाते हैं कि हम लोग शो करते हैं कि किस तरह एक प्रोसेस जो है वो हो रहा है, उसका क्या वर्क फ्लो है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी यूएमएल डायग्राम्स के अंदर आती हैं, ठीक है। So rational unified process supports object-oriented techniques. Several of the models are object-oriented models that are based on the concept of objects. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि objects होती हैं, मतलब क्लास होती है, एक क्लास के अंदर उसके different objects होते हैं। हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई है तो उसका S1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मतलब कि स्टूडेंट नंबर 1, ठीक है। फिर इसी तरह स्टूडेंट नंबर 2 हमने एक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो इस तरह जो है वो हमारे उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड एसोसिएशंस बिटवीन देम, ठीक है। एक उनकी एसोसिएशंस मींस कि वो आपस में क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है तो वो एक एग्ज़ाम दे रहा है, वो स्टूडेंट का एक रजिस्टर हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक साइड पर आपकी स्टूडेंट होगा, दूसरी साइड पे आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन होगी या स्कूल होगा, ठीक है। दरमियान में हम उनकी एसोसिएशंस क्रिएट करेंगे। ये जब हम डायग्राम्स वगैरह बनाएंगे तो तब आपको ये वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इट यूजेस द यूएमएल डायग्राम्स दैट इज़ द यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज एज द कॉमन नोटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अगर देखें रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस में, इसके अंदर आपके बेसिकली 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ द इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ वन इज़ द ट्रांजिशन। तो हम वन बाय वन जो है वो इनके फेजेस को देखते हैं। तो जो फर्स्ट फेज़ है इसका इंसेप्शन, इंसेप्शन के अंदर आपकी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। जो फर्स्ट फेज़ है उसके अंदर, जैसे कि हमने बाकी भी अपने प्रोसेस मॉडल्स देखे हैं कि हमारा जो फर्स्ट फेज़ होता है उसके अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, ठीक है। हम लोग यूज़र्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने यूज़ केसेस बना रहे हैं, ठीक है। स्कोप को डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, ठीक है। तो इसके भी इंसेप्शन का जो फेज़ है इसके अंदर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं और प्लान करते हैं लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग द यूज केस मॉडल, ठीक है। यूज केस मॉडल वही जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यूएमएल डायग्राम्स का ही ये एक यूज केस डायग्राम है, जिसके अंदर जो है वो हम बताते हैं कि कौन कौन से एक्टर्स हैं जो कि हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे एक यूज़र है, एक स्टूडेंट है, उसने इंटरेक्ट किया अपने इसके साथ, रिजल्ट अपना शो करने के लिए उसने अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट किया, ठीक है। जैसे एक तरफ अगर हम बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में देखें तो एक हमारे पास कस्टमर है
दूसरी साइड पर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, बैंक होगी, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, उनके दरमियान में कॉमनली एक फंक्शन है अमाउंट ट्रांसफर का या मनी ट्रांसफर का, ठीक है। तो एक्टर जो है वो क्या कर रहा होगा, वहां से अमाउंट ले रहा होगा, ठीक है, और जो बैंक साइड है वो उसको अमाउंट उधर से डिडक्ट कर रही होगी उसके अकाउंट में से, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो हम मॉडल्स बनाएंगे, यूज केस मॉडल्स, जिसके अंदर ये सारी हमारी एक्टर्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे, अलाउंग मैनेजर्स टू एस्टिमेट द कॉस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जब हम लोग ये यूज केस मॉडल्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर जो है वो हमारे ये मैनेजर्स जो हैं या जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसके किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, तो वो लोग बता सकते हैं कि कितनी हमारी इसके अंदर कॉस्ट लग रही है, क्या हमें टाइम रिक्वायर है, ठीक है। ये कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड देन इट बिकम्स इजी टू मेक ए प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। हम लोगों ने पहले रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया एंड देन हम लोगों ने प्लान किया कि हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड आउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट का प्लान हमने बताया, हमारा गोल क्या है, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, यूज केस मॉडल हमने बनाया, ठीक है। प्रोजेक्ट को हम लोगों ने उसकी डिस्क्रिप्शन दी कि इसके अंदर क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू मेड। उसके बाद फिर हमारे पास एक वीएन स्टेटमेंट आ जाती है। जिस तरह आप लोग एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ऐसे ही एक वीएन डॉक्यूमेंट भी बनता है, जिसके अंदर भी इससे, जैसे एसआरएस में तो थोड़ी कम थी, लेकिन वीएन में थोड़ी ज्यादा मतलब क्लॉजेज वगैरह होती हैं, जो कि आप लोग इंसेप्शन के फेज में रिक्वायरमेंट गैदरिंग को कलेक्ट करने के लिए सारी क्लॉजेज वगैरह को आप फॉलो करते हो, एक वीएन डॉक्यूमेंट आप बनाते हो, ठीक है। तो इसके अंदर जब, क्योंकि ये अभी आपका इंसेप्शन का फेज है, इसके अंदर जो आपका यूज केस होगा ना, क्योंकि अभी आपके पास पूरी मतलब फुल रिक्वायरमेंट्स नहीं आई हैं, तो ऑलमोस्ट आप 20% जो है ना वो कंप्लीट करते हो अपने यूज केसेस इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आता है कि प्रोजेक्ट इज चेक्ड अगेंस्ट द माइलस्टोन्स क्राइटेरिया, ठीक है। माइलस्टोन जिस तरह कि हमने बताया था कि एक टाइमलाइन होती है, या आपने कुछ बताया होता है कि अगर हमारी 4 फंक्शनैलिटीज, या हमने एक टाइम के ऊपर जाके इतनी फंक्शनैलिटीज को अचीव करना है, ठीक है। अगर तो आप उस माइलस्टोन क्राइटेरिया को अचीव करते हो, पास करते हो उस क्राइटेरिया को, तो तब जो है वो आप प्रोजेक्ट को मूव ऑन करते हो। अदरवाइज जो है ये आप प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देते हो, ठीक है, और या फिर इसको रीडिज़ाइन करते हो कि नहीं, ठीक है, कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, या ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करा, तो देन आप उसको रीडिज़ाइन आप करते हो, ठीक है। तो इसलिए आपने साइड बाय साइड इसका चेक एंड बैलेंस जो है वो ज़रूर रखना है। सो नेक्स्ट हमारा जो फेज़ आता है दैट इज़ द इलेबोरेशन फेज़, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आप प्लानिंग के साथ उसकी मॉडलिंग भी कर रहे हो, ठीक है। अब मॉडलिंग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी जो डायग्राम्स वगैरह होती हैं उनको बिल्ड करना होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि प्लानिंग एंड मॉडलिंग एंड डिटेल्ड इवेलुएशन, ठीक है। इलेबोरेशन फेज में जैसे कि आपको इसके टर्म से ही जाहिर हो रहा है कि इलेबोरेट मींस कि आपने अपने प्रोजेक्ट को, उसकी स्पेसिफिकेशंस को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को इलेबोरेट करना है, डिटेल्ड उसका व्यू लेना है, ठीक है। तो जैसे कि इंसेप्शन फेज में थोड़े से वो कम लेवल पर था, हमने कहा कि 20% इसका यूज केस मॉडल बनता है। तो जो इलेबोरेशन फेज है इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल्ड इवेल्युएशन होता है, ठीक है। इंसेप्शन से ये ज़्यादा इन डेप्थ में होता है। डेवलपमेंट प्लान इज कैरिड आउट एंड द रिस्क आर इलिमिनेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर हम इलेबोरेशन के अंदर जितने भी हमारे रिस्क होंगे किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उनको हम एलिमिनेट करेंगे। हम देखेंगे कि ये इसको रिस्क हो सकते हैं, तो उसके ऑल्टरनेटिव्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसको इन डेप्थ हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट करना होता है। एंड देन कम्स द रिवाइज और रीडिफाइन यूज केस मॉडल, ठीक है। अब जैसे कि ये इलेबोरेशन फेज है, ये हमारा सेकंड फेज है और इन डेप्थ होता है, तो इसके अंदर आप लोग अप्रोक्सीमेटली 80% अपना जो यूज केस मॉडल है वो तैयार कर लेते हो, ठीक है। इसके अंदर फिर बिजनेस केस आप डेवलप करते हो, फिर रिस्क जो भी होते हैं आप उनको इलेबोरेट करते हो, इलेबोरेट करने के बाद आप उनको एलिमिनेट करते हो, ठीक है। बिजनेस केसेस में आ जाते हैं कि आप लोग जो है वो देखते हैं कि इसकी बिजनेस को क्या नीड है, ठीक है। तो आपका, अगर आप इस एक बिजनेस में आपका जो है कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो, तो क्या इस प्रोजेक्ट से आपके बिजनेस को उसका कोई बेनिफिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। बिजनेस केसेस वगैरह बनते हैं दैट विल एलेबोरेट लाइक इफ इट इज गोइंग टू बेनिफिट योर बिजनेस और नॉट। सो उसके बाद फिर अगेन आप चेक करते हो माइलस्टोन क्राइटेरिया। इसके हर फेजेस के बाद आपने चेक एक माइलस्टोन रखा होता है कि आपने चेक करना होता है कि इलेबोरेशन में हमने क्या इलेबोरेशन का जो माइलस्टोन था उसको अचीव कर लिया या नहीं, ठीक है। अगर तो वो उसको
उसके अकॉर्डिंग है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और वो उसके क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, देन आप मूव ऑन करोगे। अगर तो जैसे ही कोई गलती आ गई है या कोई चीज़ें मिस हो गई हैं तो आप उन चीज़ों को फिर रीडिज़ाइन करते हो, ठीक है, और जो गलत चीज़ें होती हैं आप उनको कैंसल आउट करते हो और दोबारा से उसको इलेबोरेट करके अपनी चीज़ों को रीडिज़ाइन करते हो, ठीक है। एंड देन कम्स द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर आपका जैसे हमारा कोडिंग का पार्ट था, जिस तरह हम बताते थे कि आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज जो होता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन फेज है दैट डील्स विद द टेस्टिंग एंड कोडिंग, ठीक है। प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड एंड कंप्लीटेड, जितना भी जो फिर आपकी एक्चुअल डेवलपमेंट होगी वो उसके इसके कंस्ट्रक्शन फेज में जो होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्ट से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर की कंस्ट्रक्शन को जो स्टार्ट कर देना है। प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड एंड कंप्लीटेड, सिस्टम और रिसोर्सेज कोड इज क्रिएटेड एंड देन टेस्टिंग इज डन, ठीक है। आपने यहाँ पर सिस्टम और का कोड जो है वो उसको लिखना शुरू करना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने स्टार्ट करनी है, एंड देन कोडिंग टेक्स प्लेस इन द कंस्ट्रक्शन फेज। और इसका जो आपका फोर्थ फेज है दैट इज़ द ट्रांजिशन फेज, ठीक है। ट्रांजिशन फेज जो है वो आपका फाइनल फेज है, जिस तरह हम लोगों ने बताया था कि डिप्लॉयमेंट फेज है, तो जो डिप्लॉयमेंट फेज है दैट विल कम्स इन ट्रांजिशन फेज, ठीक है। तो ट्रांजिशन फेज में आपका क्या होगा कि फाइनल प्रोजेक्ट इज रिलीज टू द पब्लिक, ठीक है। आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, आपने जिस ऑडियंस को डील करते हुए बनाया, आपने उनको वो उसका एंड जो रिजल्ट है उनको डिलीवर करना है। ट्रांजिट द प्रोजेक्ट फ्रॉम डेवलपमेंट इनटू प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी आपने उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट की थी या जो भी आपने उसको डेवलप किया था, अब वो एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ हो रहा है और वो प्रोडक्शन वगैरह आप उससे जनरेट कर रहे हो कि अब वो कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो भी अपने मार्केट में अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट फेजेस से वो निकल के अब किस में आ गया है, अपने प्रोडक्शन फेज के अंदर आ गया है। अपडेट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फाइनल एंड पे जब आपने सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट की हैं, ठीक है, आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन को भी अपडेट करना है। आप उसको देखते हो कि इसके अंदर हमारी कौन सी जो चीज़ें थी, हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें न्यू की हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको किस तरह यूज़र्स को देना है, ठीक है। आप इसके टेस्ट केस बनाओगे, वो मैनुअल्स बनाओगे, यूज़र मैनुअल्स आप बनाओगे, ताकि जो जो भी इनके यूज़ करने वाले हैं उनके लिए आसानी हो जाए कि इसको सिस्टम को यूज़ किस तरह करना है, ठीक है। बीटा टेस्टिंग इज कंडक्टेड, ठीक है। बीटा टेस्टिंग मीन्स के जब जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हुए। अच्छा, बीटा टेस्टिंग का आपको खुद से कोई पता है कि बीटा टेस्टिंग क्या होती है? एनीवन इन द क्लास? मैम कई दफ़ा हमें सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं रिलीज़ होने से पहले, तो जी उसके लिए हम जो है वो उसे बीटा टेस्टिंग कहते हैं। हाँ जी, बीटा टेस्टिंग कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपने मैम इसका इसको आंसर किया। जी जी इसलिए भी करते हैं ताकि उसको अगर कस्टमर यूज़ करेंगे ये भी कि नहीं, कोई एडिशन करते हैं ना उसमें फीचर्स शायद इंक्रीज करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है। जी। और इसके अलावा बीटा टेस्टिंग क्या होती है? मैम प्री रिलीज वर्जन कह सकते हैं कि हम पहले एक ट्रायल के लिए वर्जन को यूज करके चेक करते हैं। जी बिल्कुल, प्री रिलीज, ये भी Errors। जी बिल्कुल ठीक, ये भी राइट आंसर है। इसके अलावा और इसके अलावा क्लास में मैम उस ऐसा प्रोग्राम जो अभी रिलीज ना हुआ पब्लिकली, जी और ठीक उसको है, हम ऐसे एज ए टेस्ट किसी को भी अगर हम देते हैं तो उसको हम बीटा प्रोग्राम फिलहाल कहेंगे, कि अभी वो ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ। ठीक है। कोई आप इसकी मुझे एग्जांपल वगैरह बताइए, बता सकते हैं कि बीटा टेस्टिंग की कोई एग्जांपल जो आप लोगों ने अपनी रियल लाइफ में देखा हो? मैम ये व्हाट्सएप का शायद बीटा वर्जन सुना था मैंने, यूज़ नहीं किया, उसकी एग्जांपल में आ सकता है ये। जी ठीक मैम है। प्ले स्टोर पे काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो वो टेस्टिंग के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन है जी टेक्स्ट्रा, तो वो आपको प्रोवाइड करती है कि बीटा जो है उसकी रिलीजेस अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए साइन अप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह ही बेटा बिल्कुल आप लोगों ने ठीक। मैम मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट वाले जो हैं वो पहले ट्रायल देते हैं 3 दिन के लिए। जी बेटा बीटा टेस्टिंग यही है जैसे आपने बताया, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका बीटा टेस्टिंग से रिगार्डिंग कि आपने अपनी अपनी प्रोडक्ट को एक्चुअली लॉन्च नहीं किया, ठीक है। तो आपने क्या कर रहे हो कि आप उसको
अपनी जो भी आपकी ऑडियंस है उसको आप प्रोवाइड कर रहे हो अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है, ताकि वो उसको टेस्ट कर सकें उसके वर्जन को, ठीक है। तो ये अभी कंप्लीटली रेडी नहीं होता फॉर रिलीज, तो आप इसकी बीटा टेस्टिंग करते हो ताकि आपको पता चल सके इसके अंदर कौन कौन से फ्लॉज हैं, ठीक है। इसके फ्लॉज क्या क्या मैम हैं या जी जी मैम समटाइम्स ऐसा होता है कि वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है फीडबैक लेने के लिए कि ये किस फीडबैक तरह लेने, वर्किंग कर रहा है। जी बिल्कुल। तो ये भी मैम फीडबैक, बीटा टेस्ट। हाँ जी, बीटा टेस्टिंग बिल्कुल आपने ठीक आंसर किया कि फीडबैक लेने के लिए भी यूज़ हो सकती है, ठीक है, कस्टमर की इवैल्यूएशन लेने के लिए भी यूज़ हो सकती है, अपने प्रोडक्ट को का रिव्यू लेने के लिए भी यूज़ हो सकती है। आप ये भी देख सकते हैं कि बिफोर गोइंग टू एक्चुअल रिलीज जो है वो इसका क्या इम्पेक्ट है, कितने हम अपने यूज़र्स को जो है वो हिट कर रहे हैं, कौन इंटरेस्टेड है हमारे इस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर बीटा टेस्टिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो बीटा टेस्टिंग है ये आपके ट्रांजिशन फेज के अंदर आएगा कि आप लोग एक्चुअल प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी बीटा टेस्टिंग कंडक्ट करवाते हैं इस फेज में, ताकि आप देख सकें कि आपका जो है यूज़र आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या फीडबैक देते हैं, या हो सकता है कि कोई आपके लूप होल कोई रह गया हो, कोई कमी बेशी रह गई हो जिसको आप लोगों ने उसको फुलफिल करना है, ठीक है। देन जो है अगर जब हम लोग ये बीटा टेस्टिंग करते हैं देन उसके बाद हो सकता है कि कुछ हमें डिफेक्ट्स वगैरह भी पता हमें चलें, ठीक है। तो डिफेक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। तो जो भी हमें फीडबैक मिलेगा पब्लिक की तरफ से, अपने कस्टमर्स की तरफ से, एंड यूज़र्स की तरफ से, जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस होगी उसकी तरफ से जो भी हमें रिजल्ट इसका मिलेगा, तो हम उसकी बेस के ऊपर अपनी जो भी इसके अंदर जो चीज़ें रह गई होंगी उनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसके 4 फेजेस थे आपके रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस के। अच्छा, इसके अंदर अब अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो आपके जो है ये विद द टाइम बीइंग जो है ये आपका इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये आपके 4 फेजेस हैं। फर्स्ट इज द इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन, ठीक है। अब आपका जो इंसेप्शन फेज है I1, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने I1 बताया है, इंसेप्शन से रिलेटेड I1। इसके अंदर वो बता रहे हैं कि जो बिजनेस मॉडलिंग है, ठीक है, बिजनेस मॉडलिंग की आप ये देखें यहाँ पे रेशो कितनी वो ज्यादा है, हाई है, ठीक है। क्योंकि आपका इंसेप्शन फेज जो है फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में आपने बिजनेस मॉडलिंग जो है वो आपने उसकी जो रिक्वायरमेंट है या उसका जो चार्ट है वो हाई है एज कंपेयर टू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट भी आपकी गैदरिंग है लेकिन सबसे पहले आपकी बिजनेस मॉडलिंग है, उससे थोड़ा सा कम आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एनालिसिस एंड डिज़ाइन इसमें लेस है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत लेस है और टेस्ट आप कर नहीं सकते हैं, डिप्लॉयमेंट भी अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट नल ही है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ से आपको इस चार्ट की समझ आ रही है कि ये चार्ट किस तरह एलेबोरेट कर रहे हैं, इसकी यस समझ है मैम। जी। तो अब आप ये देखें विद द टाइम बीइंग आपने इसको इस तरह देखना है कि जैसे जैसे आपका टाइम इवॉल्व हो रहा है, इंसेप्शन फेज में सबसे ज्यादा हाई आपकी क्या चीज चल रही है, बिजनेस मॉडलिंग एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत थोड़ी है, टेस्टिंग अभी ऑलमोस्ट अबाउट टू जीरो ही है एंड डिप्लॉयमेंट भी जीरो ही है, क्योंकि अभी आपने इंसेप्शन के फेज में हो नहीं सकता कि आप डिप्लॉयमेंट जो है वो फौरन से उसको डिप्लॉय कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो इलेबोरेशन फेज था, इलेबोरेशन फेज के अंदर आप लोगों ने क्या देखा था कि आप लोग ऑलमोस्ट 80% तक आपने यूज केस मॉडल्स जो है वो बनाते हैं, बिजनेस गोल्स वगैरह अपने डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर अब आपने अब यहाँ से अगर आप देखें जैसे इंसेप्शन फेज में रिक्वायरमेंट गैदरिंग ज्यादा है, इलेबोरेशन में भी है, ठीक है, लेकिन इलेबोरेशन के फेज 2 में यहाँ से थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अच्छा ये यहाँ से कम क्यों होनी शुरू हुई है, एनीवन इन द क्लास? मैम ये क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन बेटा मेरा ये है कि इंसेप्शन फेज में बिजनेस मॉडलिंग हाई पे जा रही है, इलेबोरेशन फेज पर आई है, फिर अब यहाँ से ये डाउनवर्ड जानी शुरू हो गई है, इसकी क्या वजह है? मैम जो रिक्वायरमेंट्स हमें नई ज़रूरत थी उनको हम रिमूव करते जा रहे हैं। अच्छा जो मतलब अनडिफाइंड चीज़ें थी। अच्छा, और इसके अलावा कोई आंसर और किसी बच्चे को क्या समझ आ रही है इस चार्ट से? जस्ट अभी बिजनेस मॉडलिंग को देखें, रेस्ट ऑफ दी आप डायग्राम छोड़ दें, जस्ट अभी जस्ट हम बिजनेस मॉडलिंग की बात करते हैं कि इंसेप्शन फेज में इलेबोरेशन में थोड़ी सी हाई है, देन उसके बाद ये
कम होती जा रही हैं, इससे आपको क्या फील हो रहा है कि ये क्यों कम हो रही हैं आगे जाके? जी बेटा। मैम कंस्ट्रक्शन में तो हम मॉडलिंग यूज ही नहीं करेंगे, कम यूज करेंगे। और कोई स्टूडेंट? जी वसीम अब्बास, आप बताएं। वसीम अब्बास। वसीम क्लास में? बेटा वसीम, ये मॉर्निंग सेशन में या इवनिंग सेशन में? मैम मॉर्निंग। बेटा ये काइंडली इनको चेक करें कि ये क्लास में है। ओके मैम। जी उन्हें बोलें कि मैम आपसे क्वेश्चन कर रही हैं, तो काइंडली आप इसका आंसर करें। वसीम अब्बास। मैम चूँकि हमने इंस्पेक्शन फेज में रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, उसके बाद एलेबोरेशन फेज में उनमें चेक करते हैं कि कोई बग यानी कि उस मज़ीद एवेलुएट करते हैं उसको। अगर उसमें कोई फॉल्ट वगैरह हो या जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा सूटेबल नहीं है तो उसको निकाल देते हैं। इसलिए इसमें बिजनेस मॉडलिंग का वो जो वो थिन हो रहा है ना, वो जो ग्राफ ना हो रहा है। अच्छा जी, और इसके अलावा अस्मा ताज, आप बताएं। यस मैम। बेटा ये आप बताएं कि यहाँ पर जो हम लोग बिजनेस मॉडलिंग में हमारे ग्राफ की रेशो हाई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये लो क्यों हो रही है अदर फेजेस में? अभी आपने 4 फेजेस पढ़े ना, इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन। तो उसके अंदर हमारी बिजनेस मॉडलिंग में पहले रेशो हाई थी, अब फिर स्लो क्यों हो रही है? जी बेटा कोई भी आंसर कर सकते हैं, आपको क्या समझ के आ रही है? अब्दुल अपना काइंडली माइक म्यूट कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स। अदनान हाशिम, आप बताइए। अदनान हाशिम। जी मैम। मैम जी। जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी वो हम पिक कर लेंगे, बाकी फिर हम कर देंगे। अच्छा मैम थोड़ा सा और एलेबोरेट करूं? जी करें। मैम क्योंकि हमारी बिजनेस मॉडलिंग हमारी स्ट्रेटजीज पे डिपेंड कर रही है, तो जैसे जैसे हम रियल वर्क में आएंगे और पेपर वर्क कम करेंगे तो हमारी स्ट्रेटजीज कम होती जाएंगी। प्रॉपर पेपर वर्क खत्म होगा तो तभी उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। दैट्स व्हाई ये फॉरवर्ड में कम हो रहा है और बैकअप में ज्यादा है। ठीक है, और इसके अलावा ये बख्तावर एहसान, आप बताएं। बख्तावर एहसान। बेटा सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया करें ना, 3-4 स्टूडेंट्स जस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, तो बाकी बच्चों की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। बख्तावर एहसान। यस मैम। आप बताएं बेटा, क्या क्यों हो रही है ये इसकी रेशो कम नेक्स्ट फेजेस में? क्योंकि मैम हमारी स्ट्रेटजी के रिकॉर्डिंग अगर देखे जाए तो रिक्वायरमेंट्स कम होती जा रही हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए वो मिलती जा रही है, शायद इसलिए। अच्छा बेटा इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि देखें जो शुरू के फेजेस हैं उसमें हम लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदर करनी शुरू कर ली। ठीक है, हमने बताया कि 20% हमने यूज केस मॉडल इधर बना लिए, 80% तक ऑलमोस्ट हमने एलेबोरेशन में रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली थी। ठीक है, जब हमारी रिक्वायरमेंट गैदर हो गई हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट फेजेस में हम लोग
मतलब नेक्स्ट फेजेस की तरफ टूवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। लाइक जिस तरह कंस्ट्रक्शन में हमारी कोडिंग वगैरह हो रही थी, ठीक है, तो इसमें अब हम कोडिंग करेंगे जो हमने रिक्वायरमेंट गैदर कर चुके हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर कोई न्यू रिक्वायरमेंट आ गई हो, ठीक है। फॉर द स्टार्ट जो है हम लोग ऑलमोस्ट जो इंसेप्शन एंड एलेबोरेशन का फेज है इसमें हमने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन के फेज में हो सकता है कि कोई न्यू रिक्वायरमेंट आ गई हो या कोई अमेंडमेंट आ गई हो या कोई चेंज की रिक्वायरमेंट आ गई हो या कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आ गई हो, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग ने ऑलमोस्ट यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया, तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स कम होती जा रही हैं। हो सकता है अब यहाँ पर जाके ट्रांजिशन के फेज में अब देखें यहाँ पर एंड पर आप लोगों के पास उतना हाई नहीं है जितना हाई हमारा या इंसेप्शन के फेज में था, क्योंकि एंड के ऊपर आपको हर चीज क्लियर हो गई होती है कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना सॉफ्टवेयर को कैसे बिल्ड किया। कंस्ट्रक्शन के फेज में हमने कोडिंग की है और ट्रांजिशन के फेज में हमने उसकी डिप्लॉयमेंट कर दी है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो बिल्कुल माइनर सी है ये कोई डिप्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट हो कि आप जो है वो इसको इस तरह ना करें, ये चीज इसको इस तरह मॉडिफाई कर दें, ठीक है। कोई बहुत लेस सी रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्चुअल तो हमने रिक्वायरमेंट इन 2 फेजेस में गैदर कर ली हुई है। क्लियर हुआ आप लोगों को कि क्यों ये इसका जो है चार्ट इस तरह डाउनवर्ड जा रहा है? यस मैम। जी यस मैम। ठीक है। तो इसी तरह ही फिर रिक्वायरमेंट और एनालिसिस के फेज में, क्योंकि अब देखें एनालिसिस के फेज में हमने एलेबोरेशन वगैरह में काम, बिस्मिल्लाह, 1 मिनट रुकिएगा जरा।